कनिका, ये लो डाइवोर्स के पेपर और अभी के अभी साइन कर दो। डाइवोर्स? चौंक गई थी कनिका। ऐसा मैंने क्या कर दिया जी? मैं पूरे तन मन धन से इस परिवार की सेवा करती हूँ, मेरे से ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं? कुछ नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और तुम शायद समझ भी गई होगी कि मैं तितली से प्रेम करता हूँ। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी और बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये जो तुम्हारी और मेरी शादी हुई है ना, ये मेरे मम्मा पापा के डर की वजह से हुई है। उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती की है, मैं इस शादी को मानता ही नहीं हूँ। लेकिन आप मुझे घर से ना निकाले। पत्नी ने रोते रोते कहा था। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बूढ़े माँ बाप ये खबर सुनेंगे तो सहन नहीं कर पाएंगे। पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा। समाज वाले भी हैं, पड़ोस वाले भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, क्या क्या बातें बनाएंगे। किसको पता चलेगा कि गलती किसकी थी? मेरी क्या गलती हो गई है? मैं तो इस घर में आराम से रहती हूँ। आप मुझे एक काम करें कि मुझे इस घर से बिल्कुल ना निकाले। मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकाल रहा हूं, मैं इस घर से जा रहा हूं और मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं, डाइवोर्स के कागज साइन कर दो, अब मैं तितली के साथ ही रहूंगा। कहकर उसने कनिका से साइन करा लिए थे और कनिका रोते रोते आंखों को सुजा लिया था और रोते रोते सो गई थी। सुबह उठी तो कमला जी ने कनिका की आंखें देखी। सोचकर मुंह लाल हो चुका था और वो पूरी रात सोई नहीं थी, रोती ही रही थी। कमला जी ने उसे बड़े प्यार से बुलाया, बेटा इधर आओ। कनिका चाय लेकर आई थी। जी मम्मी जी। क्या बात हुई है रात को? तुमने मुझे बताया नहीं। कुछ नहीं मम्मी जी। कुछ तो है बेटा, तुम आज तक इतना कभी रोई नहीं हो। पहले तुम मेरे पास बैठ, चाय हम बाद में पियेंगे, पहले तुम मुझे अपने मन की बात बता। कनिका के हाथों में हाथ लिया था और बैठकर बोली थी। कनिका ने कहा, मम्मी जी इन्होंने मेरे से डाइवोर्स पेपर साइन करा ली हैं। डाइवोर्स? इतना बड़ा शब्द सुनकर कमला जी चौंक गई थी। किशनलाल जी भी पास ही बैठे थे। क्या हुआ? दोनों चाय पी रहे थे, कमला जी और किशनलाल जी। पापा जी, मैं आपको वो बातें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो अति के बाद अंत हो चुका है। लेकिन बेटा तुम इतना सब कुछ सहन क्यों करती रही? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कमला जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के सिर पर हाथ रखा था। क्या हुआ था? मम्मी जी मैं आपको क्या बताऊं, हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता था ही नहीं। वो किसी तितली के साथ रहते थे, वहीं रात रात भर रहते थे और या देर से आते थे और मैं आपको कभी कुछ नहीं बताती थी। मुझे लगता था एक ना एक दिन वो मुझे अपना ही लेंगे। मम्मी जी मैं सुबह से शाम तक आपके घर में काम करती हूँ और अपने पति के साथ में रहती हूँ। मैं अपनी माँ को भी इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा सुनेंगे तो उनका जीवन तो मुश्किल हो जाएगा। पड़ोस वाले, रिश्तेदार वाले, सब के सब उन्हें क्या कहेंगे? लेकिन बेटा तूने इतना सब कुछ सहन क्यों किया? अब वो कहाँ है? कहाँ गया कुमार तुम्हें छोड़कर? मम्मी जी वो उसी तितली के पास जा चुके हैं। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तू परेशान नहीं होगी। पापा जी बस एक ही विनती करना चाहती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालना, नहीं तो मेरे मम्मी पापा जीते जी मर जाएंगे, समाज के सामने मुंह नहीं उठा पाएंगे। तो टेंशन नहीं ले बेटा, तू मेरी बेटी है और आज के बाद कभी तेरे साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं होगा। अब उन्होंने समधी और समधन को दोनों को फोन कर दिया था। अगर हो सके तो आप हमारे घर आ जाइएगा। समधी और समधन ने कहा था कि आज तक तो किशनलाल जी ने कभी फोन नहीं किया था, आज क्या बात हो गई है जो हम दोनों को एक साथ बुलाया है। तभी थोड़ी देर के बाद वो दोनों स्कूटी पर बैठकर घर आ गए थे और आकर समधी और समधन जी के पास बैठ गए थे। कनिका उनके लिए पानी लेकर आई थी, चाय लेकर आई थी और नाश्ता रख दिया था। कनिका बेटा इधर आओ, हमारे साथ बैठो। कनिका नीचे मुंह कर बैठ गई थी और आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। कनिका क्या हुआ था बेटा? कुछ नहीं मम्मी, मैंने मम्मी जी को सब कुछ बता दिया है। कनिका ने अपनी सास को बता दिया था और अपनी माँ को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ के दिल पर क्या बीतने वाली है। तभी किशनलाल जी ने समधी जी से कहा था, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आप दोनों से उस गलती की माफी मांगता हूँ जो मुझे पता ही नहीं चली है। मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, इसे कभी अपनाया ही नहीं था। वो किसी दूसरी लड़की के चक्कर में आ चुका है और घर छोड़कर भी जा चुका है। अब ये दोनों बातें सुनकर माँ बाप के दिल पर तो जैसे पत्थर सा पड़ गया था। ऐसे लगा था कि सिर के ऊपर जैसे धड़ाम धड़ाम किसी ने कोई चीज उठाकर फेंक दी है।
बेहोश होते होते बचे थे। हमारी बेटी से ऐसी क्या गलती हो गई थी? दामाद जी तो ऐसे नहीं थे, हमें तो कभी लगा नहीं था, हमें तो पता ही नहीं चला कि दामाद जी इस तरह की हरकत कर सकते थे। देखो जी, जो हुआ सो हुआ, अब हम क्या करें जी? हमें भी तो बताइए, क्या आपने अपने बेटे को कभी समझाया नहीं था? जी, समझाने का मौका ही नहीं मिला। आपकी बेटी के संस्कार इतने अच्छे थे कि उसने कभी हमें बताया भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। परवरिश तो मेरी ही खराब निकली। मेरे ही बेटी के परवरिश में कोई ऐसी खोट रह गई जो मेरा बेटा मेरी बहू को अपना नहीं सका। हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं कमला जी, और मेरी तरफ से आप हमें माफ कर दीजिए। तभी समधी जी ने बोला था कि अब आगे क्या करना पड़ेगा हमें, आप आगे बताइए, क्या हम अपनी बेटी को साथ लेकर चले जाएं? तभी कनिका बोली थी, पापा मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं जैसे भी रहूंगी इसी घर में रहूंगी, ये मेरे मम्मी पापा हैं और अब ये जो होंगे, जैसे मैं पहले सेवा करती थी मैं ऐसे ही सेवा करूंगी, लेकिन मैं किसी भी तरह से आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी। धन्य हो गए थे सास ससुर सुनकर कि ऐसी बेटी को जन्म दिया था। समधी जी ने कहा था कि हम अपनी बेटी को अपने पास ही रखेंगे, आपको इसके पास कभी मिलने का मन करेगा तो भेज दिया करेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे ये पहले जाया करती थी। और समधी और समधन के साथ आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। दोनों के दोनों सिर झुकाए दिल पर पत्थर लिए वापस चले गए थे। अब हुआ यूं था कि तभी के तभी किशनलाल जी ने वकील को भी फोन कर दिया था और शाम के समय वकील को और कुमार को बुला लिया था। कुमार उनका अपना इकलौता बेटा। शाम को जब कुमार आया था तो वकील साहब बैठे थे और उसमें उन्होंने लिखवा दिया था कि मेरे धन संपत्ति या मेरे परिवार पर अब इसका मालिकाना हक खत्म होता है। हमारे जीते जी या हमारे मरने के बाद इसको कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा और जो भी कुछ होगा ये मेरी बहू का ही होगा, उसमें लिखवा दिया था। तब भी कुमार को अकल नहीं आई थी और कुमार ने कहा था कि मुझे किसी का कुछ भी नहीं चाहिए, जो मेरा मनपसंद जीवन साथी है, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी को चैन से बिता सकता हूँ, वो सिर्फ तितली है। अपना सब कुछ अपने पास ही रखो, मेरे पास बहुत कुछ है। और कहकर कुमार को कोई गलानी कोई पछतावा नहीं हुआ था और अपने घर तितली के पास वापस चला गया था। अब साइन करा दिए थे बहू के भी और बेटे के भी और उसमें लिखवा दिया था कि मेरे जीते जी ये प्रॉपर्टी मेरी रहेगी और मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरी बहू की रहेगी। इतना बड़ा फैसला सुनकर बहू की आंखों में आंसू आ गए थे और अपनी सास के गले में लगकर वो जोर जोर से रही थी कि कोई अपने बेटे को इतना प्यार नहीं कर सकता जितना कि उनकी बहू ने उन्हें किया था। इधर जब वो तितली के पास पहुंचा तो तितली को जाकर सब कुछ बता दिया था कि देखो तितली, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ चुका हूं। तितली ने 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो उसको कुछ नहीं कहा और उसके बाद उसको ऐसी लात मारी थी कि सुनो, प्यार से कुछ भी नहीं चलता। मुझे तो ये पता था कि तुम्हारी बाप की प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम्हारे बाप के अकाउंट्स तुम्हारे हैं क्योंकि तुम इकलौते थे, तुम्हारा मैं रखकर क्या करूंगी। तभी कुमार ने कहा था, तितली मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो तितली ने कहा था कि तुम्हारे जैसे बहुत हैं, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो मेरा कैसे हो सकता है। जिस माँ बाप ने एक एक ईंट पत्थर जोड़ के तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, जब तुम अपनी माँ के नहीं हुए, वो मेरा क्या हो सकता है। तुम कभी किसी औरत के हो ही नहीं सकते। तुम्हारी माँ भी एक औरत थी, तुम्हारी पत्नी भी एक औरत थी और मैं भी एक औरत हूँ। तुम्हें औरत का सम्मान करना आता ही नहीं है। उधर किशनलाल जी और कमला जी ने एक सलाह कर ली थी कि अपनी बहू का इंटरव्यू दिलवाने के लिए एक बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में गए थे। किशनलाल जी के एक दोस्त थे जो प्राइवेट स्कूल चलाते थे और उनकी सैलरी 50-60 हजार थी। जब बहू का इंटरव्यू दिलवाया था तो बहू का इंटरव्यू दिलवाकर घर वापस आए थे। बहू ने कहा था, पापा जी मैं नौकरी करना नहीं चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा में ही अपनी उम्र गुजार दूंगी। तभी किशनलाल जी ने कहा था, बेटा हम धीरे धीरे बूढ़े हो
चले हैं, कब तक तुम्हें साथ रखेंगे, एक ना एक दिन तो हमें ये दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी, तब तुम्हारा सहारा कौन होगा, हमारा बेटा तो इस लायक नहीं है, लेकिन हमें तो पछतावा है, ये नौकरी तुम्हें करनी ही चाहिए। और शाम को पापा जी के फोन पर एक कॉल आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि आपकी बहू बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है, हम इसे नौकरी पर रखते हैं। मुंह मीठा किया गया था, सास ससुर ने अपनी बहू का मुंह मीठा कराया था और अगले दिन से उन्होंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली थी। किशन लाल जी कभी कभी उनके स्कूल जाया करते थे और वहीं पर उन्होंने एक जेंट्स टीचर, जो एक लड़का था, बेहद शरीफ और बहुत समझदार सुलझा हुआ लड़का था, उसको पसंद कर लिया था और धीरे से उसके बारे में जानने की कोशिश की थी कि उनके माता पिता कहाँ हैं और वो कितने साल से नौकरी पर हैं। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला था बहुत सभ्य और सुलझे हुए इंसान है। घर आए थे, कमला जी से बात की थी, देखो जी हम तो बूढ़े हो चले हैं और हमारी बहू तो बिल्कुल पवित्र है, हमारे बेटे ने तो इसे पत्नी माना ही नहीं था, ऐसी कन्या को हम घर में कैसे रख सकते हैं, कैसे इसका पूरा जीवन कटेगा, क्यों ना हम इसकी शादी करा दें। कमला जी ने फिर कहा, देखो जी एक धोखा हमारी बहू खा चुकी है, बहुत ही सोच समझकर हमें ये फैसला करना पड़ेगा और कनिका के बिना पूछे हम कोई भी काम नहीं करेंगे, इसके माता पिता से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। किशन लाल जी ने कहा, वो सब को मेरे ऊपर छोड़ दो। शाम के समय जब चाय पी रहे थे तो कनिका को साथ में बिठाया था और समधी और समधन को भी बुला लिया था। देखो जी मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं कनिका की शादी करना चाहता हूँ। माँ बाप ने कहा था, देखो समधी जी अब ये आपकी बेटी है, जॉब भी आपने ही कराई है, पैरों पर खड़ा किया है, मान सम्मान भी आपने किया है, अब हम ये फैसला नहीं ले सकते। हमने जीवन में एक फैसला लिया था जो कि बहुत ही बेकार साबित हुआ, अब ये फैसला लेने का अधिकार भी केवल सास ससुर का ही है जो अब माँ बाप बन चुके हैं। हमें तो जो कहोगे हम इसमें हाजिर हो जाएंगे। माँ बाप, ऐसे माँ बाप और ऐसे माँ बाप की कन्या को लेकर किशन लाल जी और कमला जी धन्य हो गए थे। अब उन्होंने उस लड़के को बुला लिया था और उसके माता पिता को भी बुला लिया था। आधे घंटे के बाद पूरा का पूरा परिवार एक साथ बैठा था और बैठकर डिसाइड किया था और कनिका ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि सोच समझकर फैसला कीजिए और मेरे बारे में पहले सब कुछ जान लीजिए, उसके बाद ही हाँ कीजिए। उस लड़के ने कहा था कि देखो मैं सब कुछ आपके बारे में पहले से ही जानता हूँ, 2 गली दूर रहता था, एक एक बात की खबर वहां तक पहुंची थी। मेरे मम्मी पापा ने कहा है कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, तो देखो जो अपने सास ससुर की इतनी सेवा कर सकती है वो हमारी क्यों नहीं करेगी। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा है, लेकिन आप अपने बारे में बताइए। माँ बाप ने तो पहले भी शादी की थी मेरी, मैं आपको पहले से ही पसंद करता हूँ, लेकिन मैं कभी उसके बारे में किसी को कह नहीं पाया था। अब होनी को कुछ और ही मंजूर है और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कमला जी ने और किशन लाल जी ने बड़े सादगी से दोनों की शादी कर दी थी और तभी कनिका ने एक शर्त रख दी थी कि मैं अपने इन माँ बाप को कभी भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं अपने माँ बाप से उसी तरह मिलती रहूं और इनकी सेवा में कमी ना आने दूं, तभी मैं इस शादी को करूंगी। और तभी उस लड़के ने हाँ भी कर दी थी। दोनों की शादी हो गई और कनिका को विदा कर दिया गया। इधर कुमार को ऐसी लात मारी थी तितली ने कि वो ना घर का रहा था ना बेघर का रहा था। वो बार बार तितली को समझा रहा था कि थोड़े दिनों में मेरी प्रमोशन हो जाएगी तो मुझे बहुत सारा पैसा उसमें मिलेगा। सुनो, जितनी तुम्हारी सैलरी है इतने में मेरा गुजारा नहीं होता और गिड़ गिड़ करके री करके मुझे जीवन अपना जीना नहीं है। मैं ऐसे जीवन पर लात मारती हूँ जिसमें मैं हर चीज को तरसती रह जाऊं। मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी देखी थी और मैंने तुम्हारा बैंक बैलेंस देखा था। तुम्हारे बाप ने जो तुम्हें देना था वो तो तुम लात मारकर आ गए। अब तुम मेरे इस घर को खाली करके कहीं भी जा सकते हो। वो बार बार गिड़गिड़ा रहा था कि अब तो मेरा घर घर भी नहीं रहा है। रोते पीटते वो अपने घर वापस गया था। उसे अपनी माँ की याद सताने लगी थी कि मैंने इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी कि जो मेरी माँ मुझे माफ करेगी या नहीं करेगी। और मैंने
कनिका को भी बहुत दिल दुखाया है। रोते रोते अपने माँ बाप के पास पहुंच गया था और वहां जाकर देखा तो माँ पापा बड़े आराम से टीवी देख रहे हैं सुकून से। जाकर पापा के पैरों में गिर गया था और रोने लगा था। माँ ने कहा था, तू यहाँ क्यों आया है, किसने बुलाया है, तेरा यहाँ पर क्या हक है। माँ अब पत्थर दिल हो चुकी थी, क्योंकि माँ को पता था कि कनिका के साथ क्या क्या बीती थी और कनिका के संस्कार के आगे उसके संस्कार छोटे दिखाई दे रहे थे। माँ, तितली ने मुझे घर से निकाल दिया है। बेटा, जिसका नाम ही तितली था वो तुझे रख कैसे सकती थी। अब तू यहाँ क्या करने आया है, और सुन, जो तुझे चाहिए वो तो तुझे यहाँ मिलेगा नहीं। अब किसी दूसरी तितली को ढूंढ ले। माँ, मैं कनिका से माफी मांगना चाहता हूँ। देख बेटा, कनिका तो यहाँ नहीं रहती है। तो माँ, कनिका कहाँ, अपने घर चली गई है क्या। बेटा, तू किस भूल में है। उसके माँ बाप की इतनी बड़ी शिक्षा थी और इतने बड़े असूल थे कि वो अपने घर वापस नहीं गई थी। तो माँ, फिर कनिका कहाँ गई है। हमने कनिका की शादी कर दी है। अब तो वो सिर मार के रो पड़ा था कि मेरे पास जीवन में सब कुछ था, माँ बाप, पत्नी, घर, परिवार, बैंक बैलेंस, लेकिन मैं संभाल कर नहीं रख पाया। और किशनलाल जी ने तब कहा था, ऐसे लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन संस्कार तो कनिका के माँ बाप ने दिए थे, जो इतने ऊंचे संस्कार देकर उसकी परवरिश की थी। ऐसा नहीं होता कि लड़के हमेशा ठीक होते हैं। लड़के जो दूसरी लड़कियों के पीछे भागते हैं, उनके साथ उनके पिता ने बहुत ही सही व्यवहार किया था और कहा था, आज के बाद इस दरवाजे की तरफ मुंह करके भी मत सो जाना। और रही बात तुम्हारी माँ की, तो तुम्हारी माँ अब तुम्हारे इसी फेवर में नहीं आ सकती। उनकी अब एक ही बेटी है, कनिका, और वो समय समय पर एक फोन पर यहाँ आ जाया करती है और पूरी देखभाल करके जाती है। हर इतवार को पूरा घर व्यवस्थित करके जाती है। भगवान ऐसी बेटियां हर घर में दे और ऐसी माएँ हर घर में दे जिन्होंने इतने ऊंचे संस्कार अपनी बेटी को दिए हैं। और सुनो, तुमने गलती नहीं की है कि तुम्हें माफ किया जाए। तुमने वो गुनाह किया है जो ऊपर वाला भी माफ नहीं कर सकता। लड़की तो कनिका भी थी, तुम्हें उसके संस्कार नजर नहीं आए, तुम्हें उड़ती तितलियां नजर आई, उनके पीछे भागना था। अब क्या रहा तुम्हारी तितली का। कितनों के पीछे भागती है तितली और कितनी प्रॉपर्टी उनको चाहिए। ऐसी तितलियां, कुछ तितलियां आज भी समाज में भरी पड़ी हैं, लेकिन धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने कनिका जैसी बेटी को जन्म दिया और अच्छे संस्कार दिए हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कभी भी ऐसा दौर ना आए कि कनिका की बेटी जैसे किसी को दूसरा विवाह करना पड़े। लेकिन संस्कार कितने ऊंचे थे कि कमला जी और किशनलाल जी को अपना माँ बाप समझकर उनकी सेवा कर रही थी। धन्य है ऐसे माँ बाप। और ऐसे बिगड़ैल लड़कों के साथ बहुत ही सही हुआ था कि गलती की सजा हो सकती है, गुनाह की नहीं।